चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, आंसर सब लोग लिख लाए हैं ना? ठीक। ऐसे भी कोई हैं जो नहीं लिख के लाए हैं? नहीं लिख के लाए हैं आप? लाए हैं। तो कौन लिख के नहीं लाए हैं वो थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, टॉपिक, आज टॉपिक क्या है जी? नेक्स्ट टॉपिक बताइए। ये तो हो गया है ना, ये तो हो चुका। हाँ, संसदीय सर्वोच्चता। हाँ, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी और जुडिशियल सुपरमेसी। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी और जुडिशियल सुपरमेसी। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। हाँ जी। तो मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से लोग नहीं लाए हैं आंसर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या बोले सर? हम बोले कि कौन से लोग हैं जो आंसर लिख के नहीं लाए, है ना? तो 6-7 लोगों ने अपना हैंड राइज किया है कि हम नहीं लिख के लाए। नहीं लिख के लाने के पीछे का कारण, जॉब वॉब करते हैं, ऐसे ही था कुछ। मुजफ्फरपुर से आप आते हैं क्लास करने के लिए? क्या? चलिए, तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। हाँ, इधर आप लोग क्यों नहीं, हाँ, आप क्यों नहीं लिखे हैं भाई? हाँ, कल यहाँ से छुट्टी हुआ है, उसके बाद डॉक्टर के पास गए हैं, तब से डॉक्टर से यहीं आ रहे हैं। मैंने कल 6:30 बजे के बाद से आप डॉक्टर के पास ही थे। और लोग जो जो पीछे राइज किए थे क्यों नहीं लिख पाए हैं भाई? हाँ, एक्सचेंज करने की वजह से। चलिए ठीक है। देखिए, सभी लोगों के पास कोई ना कोई रीजन तो होगा ही कि आपने क्यों नहीं लिखा। कुछ रीजन वैलिड होंगे, कुछ इनवैलिड होंगे, लेकिन रीजन तो होंगे ही आपके पास, मैं समझता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कोई अगर काम हमको करना है तो उसके लिए एक रीजन काफ़ी है कि हमको करना है। अब कोई काम अगर हमको नहीं करना है तो उसके लिए 200 रीजन भी अगर होगा ना, तब भी हम लोग एक दूसरा एक बार रीजन भी खोज लेंगे कि इसके वजह से हमने नहीं किया। ठीक है। और हमने कहा था कि आपको लिखना है, चाहे आप जैसे लिखे, जो भी लिखे, है ना? तो ये आपका अपने तैयारी के प्रति समर्पण को दर्शाता है कि आप कितने समर्पित हैं, है ना? किसी भी तरह से आपके को कोई भी काम मिल गया या किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट आपकी कहीं पे हो गई, लेकिन बावजूद इसके आपको चाहिए कि आपको जो कार्य दिया गया है वो कार्य आप जरूर करके आए, है ना? क्योंकि वो चीज़ आपको जिम्मेवार बनाता है ना, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। क्योंकि अगर आपको अपने काम के प्रति जिम्मेवारी का भाव आपके अंदर में है कि अगर हमको कोई काम मिला है तो ये काम हमको करना है और उसी दिन करना है ना? वो इधर उधर करके नहीं करना है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता, यही देख रहे थे ना? ये टॉपिक देखना था। इससे पहले संसदीय व्यवस्था हम लोग देख लिए थे, है ना? अगला टॉपिक है हमारा संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी और जुडिशियल सुपरमेसी। ठीक है।
तो ये भी भारत के संविधान की एक विशेषता है कि भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री सोवर्निटी और जुडिशियल सुपरमेसी के बीच क्या किया गया है, तो एक प्रकार से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है ना। संतुलन कहे तो मतलब कि बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है कि इस तरीके से बैलेंस बनाया जाए कि कोई डिक्टेटर ना हो। डिक्टेटर ना मतलब तानाशाह ना हो ना, तानाशाह की प्रवृत्ति किसी के अंदर में कोई डेवलप ना हो जाए, इस तरीके से चीजों को करने का काम किया गया है। ठीक है, तो संप्रभुता, पहले क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, बताया था। तो बताइए कि संप्रभुता क्या होता है। बताइए, बोलिए क्या बोल रहे थे आप। ठीक, हाँ आ जाइए। हाँ, और पीछे बताइए क्या बोल रहे थे। आंतरिक सर्वोच्चता, बाह्य स्वतंत्रता, है ना। आप क्या बोल रही थी। हाँ? आजाद, आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता, ये बोलना है। इंटरनल परमेसी, एक्सटर्नल लिबर्टी, मतलब हम इंटरनली सबसे ऊपर हैं और एक्सटर्नली भी हमारे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना। आप लोग अपने आप को संप्रभु मानते हैं, नहीं मानते। संप्रभु नहीं है, है? नहीं है। आप में से कोई संप्रभु नहीं है जी, थोड़ा थोड़ा। हाँ, कंट्रोल्ड बाई एक्सटर्नल फोर्सेस, एग्जैक्टली, है ना। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फैमिली, माता पिता, है ना। एक और हम लोग बना लेते हैं अलग से, माता पिता के अलावे वो कंट्रोल हुआ, माता पिता से ज्यादा काम करता है जी। अभी ये गर्मी हो रहा है दोपहर में, अगर माता पिता कहें कि भाई हमको इतनी चीज का नीड है, हमको ला दो, तो नहीं लाइएगा, लाइएगा जी। बहुत कम बच्चा है, चाहे लड़का चाहे लड़के, जो माता पिता अगर 12 बजे दोपहरिया में कहें कि हमको इतनी लाख होता है बाहर से सामान, तो नहीं लाएगा। लेकिन वही कोनो अलग मैटर है। चिलचिलाती धूप है, 12 बजे का दोपहरिया है, अब तुरंत देखिए हमरा ना वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है, बड़ी गर्मी है ना। बस तुरंत लेके पहुंच जाएगा, बोले एकदम बस हम पहुंच ही रहे हैं। ऐसा सब काम में लड़का सब ज्यादा आगे रहता है। नहीं सर, वे ज्यादा आगे रहता है। लड़की लोग इस सब में ठीक रहती है, वो अपना पढ़ो लेगी टाइम से, है ना। वो जब पढ़ते रहेगी तब फोनवा नहीं उठाएगी। इसे आप देखिए अभी, अब आप देखिए सिविल सर्विस के अंदर में लड़कियों के रिजल्ट ठीक हो रहे हैं, है ना। आप वहां पे देख लीजिए, यूपीएससी में भी देख लीजिए, इस बार का पीसीएस का टॉप रैंक देख लीजिए, है ना। उनको पता है कि हमको कब पढ़ना है, तो वो अपना टाइम से पढ़ लेंगी, है ना। और जब पढ़ते रहेगी फोन करेगा तो नहीं उठाएगी। आप तो एकदम वेले बैठल हैं, फोनवा होते तुरंत उठा लीजिएगा। आप स्विच ऑफ नहीं करेगा, आप नहीं काटिएगा, क्या है, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी है कि अगर हम बिजी हो गए तो ऐसा ना हो कि कहीं दूसरा जगह फोन लग जाए, और दूसरा जन खाली बैठे वो फोन उठा लेगा, दिक्कत हो जाएगा। इनसिक्योरिटीज, है ना, और सुरक्षा की भावना सामान्य तौर पे मौजूद हो जाती है, और ये असुरक्षा का भावना जो है सो काम जो है सो गड़बड़ कर देती है ना। तो असुरक्षा के भावना से निकलने का सबसे ये क्या होता है जी, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इनसिक्योर फील ना करें कहीं पे भी, किसी के साथ आपको इनसिक्योरिटीज ना लगे। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना होता। कहने की बात है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। समझदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलती जी। समझदारी की बात लोग तभी करने लगते हैं जब मैटर खबरार होने लगता है। समझो तो, अरे क्या समझो, मैटर होने मन रहा है
समझदारी की बात आपसे कोई अगर करने लगा तो समझिए कि मैटर गड़बड़ चल रहा है। इनसिक्योरिटीज को दूर करने का एक ही तरीका है, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि आपके साथ जो भी हो उसको ये हमेशा लगे कि नहीं, इससे बेहतर नहीं मिल पाएगा। वो आपकी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा ये होगा कि आपको इनसिक्योरिटी हो गया ही नहीं, कि कोई बात नहीं, हम अपने आप को इतना काबिल बना कर रखे हुए हैं कि 10-12 लोग वेटिंग में है, इन्हें से जो ही तो हम तुरंत दूसरा का कंफर्म मारेंगे तुरंत। ये कब होगा? जब आप अपने आप को उस लेवल पे रखेंगे ना, आपको इनसिक्योरिटीज नहीं आएगी। इनसिक्योरिटीज तब आता है जब आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमरा से बेहतर कोई बिठा जाए। सबसे अच्छा बात क्या है? अपने आप को ही बेहतर बनाए। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने आप पे टाइम देना पड़ेगा, अपने पढ़ना लिखना पड़ेगा, है ना, फोन आए तो काटना पड़ेगा, है ना, फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा, साइड करना होगा फोन पे, नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे, जब हमारा मन करेगा तब आएंगे। हम क्यों किसी का फोन का इंतजार करें? हमको खुद फुर्सत होगा, हम खुद फोन लगा लेंगे जब हम पढ़ लिख करके उठ जाएंगे। लेकिन जनरली लड़कों में ये दिक्कत है जी, इसलिए बात खास कर आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये ना कि जब कोई फोन कर दिया तो रिसीव करने के लिए बैठल है। आप पहले फ्री हो ना तो बता दें, अगर फ्री भी हो तो फोन जल्दी रिसीव नहीं करना चाहिए किसी को, रिसीव करेंगे 3-4 बार बजने दीजिए, उसके बाद उठाइए तो यार बहुत बिजी थे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सामने वाले को हमेशा लगेगा कि आदमी इनसिक्योर नहीं है, और आप जितना दुनिया को दिखाएंगे कि आप इनसिक्योर नहीं है, उतना ज्यादा आपको सिक्योरिटी मिलेगा। और आप दुनिया को जितना ये फील कराएंगे कि आप इनसिक्योर हैं, उतना ज्यादा आपको सुरक्षा मिलेगा। मतलब कि दुनिया में एडजस्ट करने के लिए डिमांड नहीं, कमांड करना है। किसी से कुछ डिमांड मत कीजिए कि हमको ये दो, हमको ये दो, बस कमांड कीजिए। जो कमांड कर लेगा उसकी सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी, और जो डिमांड करेगा उसकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो कमांड करना कैरेक्टर के अंदर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर जो सिद्धांत हमारे संविधान में रखा गया है, न्यायिक संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, जिसमें हमने कहा कि आप व्यक्तिगत तौर पे आप संप्रभु हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हम लोग व्यक्तिगत तौर पे तो संप्रभु नहीं है ना, क्योंकि एक एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, वो हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमसे जुड़े हुए लोग, है ना, काम कर रहे हैं। आप सबका परिवार तो होगा ही, है ना जी? परिवार है कि नहीं जी? परिवार है, परिवार है, ठीक, परिवार है, है? अरे मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि परिवार है कि नहीं है आप लोगों का? नहीं आपका है? नहीं है परिवार? है, परिवार है, ठीक। आपका मैक्स, जिनका भी शादी नहीं हुआ है उनका परिवार नहीं है। सब करो हमारा परिवार है, तो दिखाओ तो नहीं कहां है। जिसका भी विवाह नहीं हुआ है उसका परिवार नहीं है, भारत सरकार के परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आपका परिवार नहीं है, आप एक परिवार के सदस्य हैं। यानी कि परिवार आपके माता पिता का है, आपका नहीं है। आपका परिवार उस दिन होगा जिस दिन आपका विवाह हो जाएगा। यहाँ सब कह रहे सर हमारा परिवार है, हमारा परिवार तो है, तो दिखाओ कहाँ है परिवार। माता पिता से बोलो कि हमारे को परिवार है, तुरंत उपाय हो जाएगा, है कि नहीं? इनडायरेक्टली तो होबे ना करता है जी, लेकिन माता पिता के पास डायरेक्टली उसको लेके जाने में बड़ा हिम्मत का काम होता है कि जाके उनको बता पाए कि आई हैव फैमिली, है ना। दिक्कत हो जाएगा। खैर, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि जब तक विवाह नहीं हो जाता है आपका परिवार नहीं, आप एक परिवार के सदस्य हैं, है ना। तो परिवार में भारत सरकार के हिसाब से पति पत्नी और उनके बच्चे आते हैं। ठीक है, तो चूंकि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह नहीं हुआ है तो आप जो माता पिता हैं उनके परिवार के हिस्सा हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे जब डेमोग्राफी निकाली जाती है, जब जनगणना होता है, तब इसी तरीके से जनगणना को कराया जाता है, इसी तरीके से जनगणना होता है। तो
संप्रभुता का मतलब होता है कि आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता, यानी कि आप पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं। तो हमारे ऊपर तो कंट्रोल है हमारे परिवार का, यानी कि हम जिस परिवार के हिस्सा हैं उनका, यानी कि हमारे माता पिता का हमारे ऊपर कंट्रोल है। वो हमारे सही गलत पर हमें टोकते हैं, रोकते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हमसे वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम व्यक्तिगत तौर पे भले नहीं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कुछ मामलों में हैं, कुछ मामलों में नहीं है। तो ऐसा भी आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था कुछ मामले में स्वतंत्र हो और कुछ मामलों में किसी के कंट्रोल में काम कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? वैसी स्थिति क्या कहलाएगी या वैसी संस्था क्या कहलाएगी? डू यू नो एनीबॉडी? डोमिनियन, हाँ, ऑटोनोमस, गुड, एब्सोल्युटली राइट, ऑटोनोमस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वायत्त। डोमिनियन में कोई कंट्रोल नहीं होता, बस सिंबॉलिक कंट्रोल होता है ना। ऑटोनोमस में क्या होता है कि कुछ मामले में आप अपना स्वयं निर्णय लेंगे, आप कुछ मामले में आपको बाहर के निर्णय से आप प्रभावित होंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमी। तो सामान्य तौर पे हम ऑटोनॉमी की स्थिति में होते हैं, कुछ डिसीजन हम लोग स्वयं ले लेते हैं, और कुछ डिसीजन के लिए अब किसी के साथ घूमना फिरना है तो थोड़ा ना माता पिता को फोन करके पूछने जाता है कि माँ आज घूम ले, तो माँ तो उपाय कर देगी, पिताजी उपाय कर देंगे, पूरा घूम फिर लेते हैं। अब मैटर जब फाइनल पे पहुंचाना रहता है तब माता पिता के पास जाता है, तो वहां का तब दिखता है कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं। घुमा फिरा तो लिए, लेकिन अगर वही आदमी को घरे लेके जाना है परमानेंटली, तो माता पिता से परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा आपका आदेश है कि नहीं, आपकी मर्जी है कि नहीं, दोनों ही बगल से लेना पड़ेगा ना, माता पिता से आदेश और माता पिता से जब आदेश मिल जाएगा उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑटोनॉमी। यानी हम सब अपने माता पिता के क्या हैं? ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त आदमी है, कि कुछ मामले में हम निर्णय कुछ तो ले सकते हैं जिससे कि बहुत बड़ा कुछ बदलाव ना होता हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव करने वाला कोई निर्णय है तो हमको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में अब मुद्दा यह है कि संप्रभु कौन है, जिसको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं, जो मर्जी सो करे। तो भारत में संप्रभु जो है वो केवल और केवल भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा चीज है जो संप्रभु है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संविधान से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है, संविधान के मुताबिक ही सब कुछ होगा। और तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों के बीच में क्या है? तो इन दोनों के बीच में संश्लेषण है, जो आपको मैंने फर्स्ट डे जब लिखवाया था तो लिखवाया था सिंथेसिस, सिंथेसिस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। न्यायिक संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संश्लेषण, ठीक है, यानी दोनों का कुछ कुछ हिस्सा है। तो संप्रभुता मतलब कि कुछ भी अपने मर्जी से करिए, तो हमारी संसद संप्रभु नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि संसद कुछ भी नहीं कर सकती है, वो वही करेगी जो जनता के हित में होगा। और अगर कोई भी ऐसा काम जो वो जनता के हित के खिलाफ में कर रही है या उससे हो रहा है, तो उसको कौन कंट्रोल कर देगा? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट तुरंत कंट्रोल में ले लेगा कि भाई आप नहीं कर सकते ये काम। तो इसलिए संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि संप्रभुता तो कह रहा है कि कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। और ये आप बहुत बार देखेंगे कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका ने अवैध घोषित किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में कौन ऊपर है? न्यायपालिका, कि न्यायपालिका ने संसद के बनाए कानून खारिज कर दिया। लेकिन अब यहां लिखा हुआ है न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल सुपरमेसी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में न्यायपालिका सबसे बड़ी है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को भारत की संसद ने पलट दिया है और न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ में जाकर के कानून बना दिया है। ऐसा भारत की संसद ने किया है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा कौन दिख रहा है?
संसद। कभी संसद के नियमों को गलत साबित कर दे रहा है कौन? कोर्ट। और कभी कोर्ट के आदेश को खत्म कर दे रहा है कौन? संसद। तो दोनों में से कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो जब कोई बड़ा नहीं है हमारे देश में, तो यहां पर क्या स्थिति है? यहां पर स्थिति है चेक एंड बैलेंस की। शक्ति संतुलन का सिद्धांत काम करता है यहां पर, कि दो तरफ से दो लोग खड़े हैं और एक रस्सी को पकड़े हुए हैं और खींचे हुए हैं, और कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि कोई भी एक आदमी अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो या तो रस्सी टूट जाएगा या फिर बैलेंस खराब हो जाएगा। तो दोनों ही लोग एक बराबर संतुलन पर रख करके इसको बनाए हुए हैं। तो ये स्थिति क्यों ली गई है? ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी तानाशाह ना बने। एक फिलोसोफर है, उसका नाम है लॉर्ड एक्टन, ब्रिटेन का फिलोसोफर है लॉर्ड एक्टन। एक्टन का एक स्टेटमेंट है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, और अत्यधिक शक्ति व्यक्ति को अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है। यानी जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका उतना ज्यादा भ्रष्ट होने का चांस है। तो शक्तिशाली नहीं होगा वो भ्रष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जिसका शक्ति होगा वह ना दुरुपयोग करेगा। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। ये तो बढ़िया बढ़िया आदमी को आप देखिएगा कि 2 दिन तक जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज अगर अचानक से पैसा आ जाए तो उसका रुतबा बदल जाता है, बात करने के तौर तरीके चेंज हो जाते हैं, दोस्तों से मिलने के और बात करने के तहजीब बदल जाते हैं, पड़ोसियों के साथ आचरण बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सकता है कि संपन्नता आ गई, पैसा आ गया, शक्ति आ गई, तो मिसयूज करता है पावर का, पैसा का दुरुपयोग करता है ना। रावण के बारे में आपने सुना होगा, कहता था एको अहम दूजो ना अस्ति ना भूतो ना भविष्यति, है ना, एक ही हम है, दूसरा कोई हुआ ही नहीं है, ना कोई होगा, लेकिन हुआ, उसका मैटर खत्म कर दिया। तो हमारा संविधान इतना बेहतरीन बनाया गया है कि शक्तिशाली ना तो बहुत ज्यादा संसद को बनाया गया है, और शक्तिशाली ना तो बहुत ज्यादा जुडिशरी को बनाया गया है, बल्कि दोनों के ऊपर दोनों को रखा गया है। दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे हैं? दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों में से कोई गलती नहीं करेगा। आप यहां पर आए हैं पटना में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, अकेले रह रहे हैं, तो स्वच्छंदता से अपना क्लास आए, उसके बाद अपना मैटर कर रहे हैं, जो करना है सो घूम घाम रहे हैं अपना। तब तक पिताजी आपका कोनो भाई को लाकर बैठा दिए, अब बोल दिए कि सुनो इनके साथ ही रहना है, अब दोनों भाई साथ ही रहो। अब दोनों को कह दिए कि अगर ये थोड़ा भी अलवल करे तो तुरंत हमको फोन करना, और उसको कह दिए कि तुम इसको देखना, उसको तुम इसको देखना। अब क्या होगा? अब दोनों को देखेगा। अब जब दोनों को दिखेगा तो संभवतया दोनों में से कोई जल्दी गलती नहीं करेगा, क्योंकि संभव है कि गलती करेंगे तो तुरंत रिपोर्ट मार देगा, है ना। इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस, है ना, संतुलन रखना। तो भारत के संविधान में यही हुआ है। जबकि इस कंसेप्ट को खंगालेंगे तो संसदीय संप्रभुता का कंसेप्ट ब्रिटेन का कंसेप्ट है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, यानी ब्रिटेन की संसद सबसे ज्यादा पावरफुल है। वहां संसद अंतिम शक्ति है, संसद जो कह देगी वही सबको मानना पड़ेगा, वही अल्टीमेट बात है। संसद के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है ब्रिटेन में, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन को संसदीय संप्रभुता का देश कहते हैं। और न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये अमेरिका में है। अमेरिका में सबसे शक्तिशाली वहां की जुडिशरी है, जो वहां के राष्ट्रपति तक को हटा सकते उसके पद से। तो अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, जहां पर जुडिशरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, जहां संसद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और भारत में दोनों का मिक्सचर है। भारत में ना तो संसद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ना न्यायपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों अपना अपना काम जनता के हित में करने के लिए हैं। और दोनों में से कोई भी अगर गलती करेगा तो एक दूसरा उसको कंट्रोल कर लेगा। क्लियर है? बात पूरी समझ में आई कि संसदीय संप्रभुता क्या होता है
और न्यायिक सर्वोच्चता क्या होता है, और ये दोनों कंसेप्ट कहाँ के हैं, और भारत में क्या स्थिति है। हाँ जी बोलिए। जी हाँ। किसके पास? हाँ, पहला बात तो कोर्ट के पास खुद राइट है कि वो सो मोटो कर सकता है, खुद ही पूछ लेगा, ये पावर है उसके पास। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो कोर्ट स्वयं पूछ लेगा संसद से कि आपने ऐसा क्यों किया, सरकार से पूछ लेगा। पहले ही आपको मैंने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू, महाधिवक्ता क्यों फाइट करेगा, महान्यायवादी फाइट करेगा, महाधिवक्ता राज्य में होता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फाइट करेगा। वो जाएंगे अपनी बात रखेंगे, है ना, अगर कोई ऐसा विवाद हो रहा है तो जाके अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर गलत होगा और उसमें दिक्कत होगी तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। जैसे कि 2014 में भारत की संसद ने कानून लाया एनजेएससी, न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने का बात था। संविधान संशोधन था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, मोदी कैबिनेट सरकार बनते ही वो संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन और उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे, महान्यायवादी, उन्होंने खूब बहस किया था सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा, हम इसको नहीं लागू होने देंगे। ठीक है, तो खारिज हो गया। तो या तो कोर्ट स्वयं सो मोटो ले सकता है, या फिर आगे आप पढ़ेंगे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। कोई भी आदमी जनता के हित में सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ PIL डाल सकता है कोर्ट में, और जब वो PIL जाएगा तो सरकार कोर्ट को लगेगा कि ये PIL सही है, तो वो उस पर ले लेगी, सुनवाई कर लेगी। तो हालांकि कोर्ट देखती है कि वो सीरियस है कि नहीं तो बहुत बार कुछ वकील ऐसे होते हैं जो अपना नाम उम करने के लिए कोई भी छोटा मोटा मुद्दा का PIL कर देते हैं, तो कोर्ट उसका हियरिंग नहीं भी करता है। तो कोर्ट अपनी समझदारी से देखता है कि कौन सा मुद्दा हियरिंग करने लायक है, कौन सा नहीं है। एक पटना हाई कोर्ट के अंदर में ही एक मैटर हो गया था, एक आदमी ने PIL डाल दिया था भगवान राम पर कि राम जी ने वनवास से लौटने के बाद क्यों सीता जी को दोबारा वनवास कर दिया। अब बताइए उस आदमी की मानसिक विकलांगता किस स्थिति में रही होगी। मेंटल डिसेबल आदमी नहीं काम करेगा। अपना ना प्रभु राम है ना माता सीता है, दंड किसको देंगे भाई, आप कोर्ट में हाजिर किसको करेंगे, हैं पूछेंगे किससे। लेकिन ये कर देने भर से वो आदमी न्यूज में आ गया। तो बहुत बार आदमी चर्चा में आने के लिए भी कुछ अनर्गल काम कर देता है ना, जो कि वो जान रहा है कि ठीक नहीं है, फिर भी वो क्या है कि कर देगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा मैटर समझ में आया। अब इसको लिख लीजिए। संप्रभुता का भी मतलब हुआ कि कोई कंट्रोल नहीं, और सर्वोच्चता का भी मतलब हुआ कि सबसे ऊपर आप ही हैं। हाँ, तो इसलिए तो दोनों में से कोनो किसी के पास नहीं है। इसलिए कि दोनों एक सिमिलर वर्ड ही है। सर्वोच्चता की मतलब अगर आप कहें कि हम सबसे ऊपर हैं, तो इसका मतलब भी तो यही निकलता है ना कि आप किसी कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि आप संप्रभु हैं, तो इसका मतलब भी यही निकलता है कि आप किसी कंट्रोल में नहीं है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस वर्ड्स अलग अलग रखे गए हैं। आंतरिक पाठ है तो आप उलट कैसे कर दीजिएगा, में क्या आप दिक्कत है। सर्वोच्चता का मतलब हुआ कि सबसे ऊपर, है ना, कि आप सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर का मतलब ही तो यही हुआ कि आप किसी कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूं, तो इसका मतलब कि मेरा कोई मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कि संप्रभु है, तो संप्रभुता का मतलब हुआ कि मैं सबसे ऊपर हूं। इसकी व्याख्या में मैंने आपको कहा कि आंतरिक सर्वोच्चता, बाह्य स्वतंत्रता। तो ठीक उसी प्रकार से आप सर्वोच्चता का भी कह सकते हैं कि सर्वोच्च जो आदमी है उस पर इंटरनली भी कोई कंट्रोल नहीं है और एक्सटर्नली भी कोई कंट्रोल नहीं, वो अपनी मर्जी का काम करेगा। तो वर्ड दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, बस अपने सब मतलब एक आप कह सकते हैं कि जो सिनोनिम्स होते हैं वैसे आपके दो वर्ड्स यूज किए गए। ठीक है, लेकिन मतलब सेम ही है। सर्वोच्चता का ये मतलब हुआ कि आप सबसे ऊपर, और संप्रभुता का ये मतलब हुआ कि आप सबसे ऊपर।
और सीधी सी बात है कि जो सबसे ऊपर अपने आप को रखेगा वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, वही बात कहा गया है। तो यहां पर सबसे ऊपर ना तो संसद है ना ही न्यायपालिका है, कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करता है। समझ में आया बात? और ये जो आप उलटने की बात कर थी परिभाषा कि कह दीजिए कि आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य सर्वोच्चता, ये कैसे हो सकता है? आप इंटरनली आपका सिस्टम देश में काम कर रहा है ना, तो इसमें आप सबसे ऊपर हैं। जो इंटरनली आपके अंदर में चीजें चल रही है उसमें आप सबसे ऊपर। जुडिशरी के सेक्टर में कोर्ट सबसे ऊपर है देश के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी कोई डिसीजंस को सरकार जो है वो खारिज कर सकती है, और बहुत बार सरकार ने किया है खारिज। 1985 का शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा संसद ने उसको नहीं माना। तब जाके फिर 2014 में केस गया सायरा बानो, तब ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है ना, जिसको मेंस में कहना शाहबानो से सायरा बानो तक। शाहबानो का केस 1985 में आया था और सायरा बानो का केस 2014 में आया, तो यहीं पर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। नहीं तो पहले ट्रिपल तलाक खत्म नहीं था देश के अंदर में, ट्रिपल तलाक था पहले। ट्रिपल तलाक क्या होता था? 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, है ना। सीधे होता था कि भाई 3 बार अगर तलाक बोल दिया गया तो फिर आपको अब घर खाली करके जाना है ना। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी कि इसमें महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। महिला नहीं कह सकती थी कि 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। महिलाओं के साथ बड़ी विडंबना है जी, नहीं है। इसलिए तो महिलाओं को, लड़कियों को जॉब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो अपने माँ के यहाँ रहती है तो माँ क्या कहती है कि दूसरा के घर जाना है। बचपन से ही सिखाया जाता है, ठीक से काम करो ना तो यार तो दूसरा घर है ना। तो पहले ही दिमाग में डाला गया कि दूसरे के घर जाना है, और वहां चल गई बेचारी तो वहां को 2-4 पगला सब बैठल है, वो कह रहा है कि ज्यादा इन्होंने करोगे ना तुम्हारा घरे पहुंचा देंगे। अब भाई अबू सोच रही कि हमारे घर है कौन सा। उन्हें माँ समझा रही थी कि दूसरे के घर जाना है, यहाँ आ गए तो सासू माँ मिली है, कोई का प्राणी मिला है, ये कह रहा है कि वो पहुंचा देंगे वहां। अब इस चक्कर में उसका तो स्थिति खराब हो जाता है ना। इसीलिए महिलाओं को, लड़कियों को जॉब चाहिए। जॉब करेगी, अपना घर बनाएगी, उसके बाद कहेगी तुमको रहना है तो रहो मेरे साथ बढ़िया से, आराम से, खुशी से, और नहीं तो तुम भी 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। शाम को मिलते हैं बाहर कॉफी में, रेस्टोरेंट में, घर में नहीं, है ना, कि घर हमारा। इकोनॉमिक इंपावरमेंट सबसे बड़ा इंपावरमेंट होता है, आर्थिक सशक्तिकरण। जब तक देश में महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा बड़े स्तर पर, तब तक आप कितना भी आरक्षण दे लीजिए, कुछ नहीं होने जाने के। क्योंकि नहीं तो आरक्षण का रिजल्ट तो आप लोग देख भी करते हैं। मैं तो आपको बताता हूं हमेशा, जब आप पंचायती राज में देखिए तो वहां मुखिया पति मिल जाएंगे आपको। जब सरकार ने सीट रिजर्व कर दिया तब पति सब सोचता है कि अब क्या करे, तब पत्नी को अब तो लड़ना मजबूरी है, तब लड़ा देगा चुनाव। तब पत्नी तो जीत गई, तब पत्नी जीत गई, अब पत्नी को कहेगा तुम घरे में रहो, काम हम ही करेंगे। अब फर्स्ट एगो स्कॉर्पियो खरीदेगा और हम बड़का बैनर बना लिखवा देगा मुखिया पति, अब मुखिया पति लिखवाए घूमेगा। अब मुखिया जी घर में बैठल है, पति महोदय घूम रहे, हम मुखिया पति हैं। यही डेमोक्रेसी है, इसलिए के लिए थोड़ी ना इसको लाया गया है। अब मजेदार बात तो ये कि अब आप देखिएगा, मैं आपसे ये निश्चित रूप से दावा करता हूं कि 2026 में 33% रिजर्वेशन बिल जब लागू हो जाएगा संसद में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, तो 2026 के बाद से आपको विधायक पति और सांसद पति का बोर्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि तब महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, उनके लिए सीट रिजर्व होगा, तो पति तो लड़ नहीं पाएंगे, तो महिला अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। तो पत्नी लड़के जब चुनाव जीत जाएगी तो पति महोदय को बड़का सा बोर्ड बनवाएंगे। अब बोर्ड बनवा के गाड़ी पर लिखवा देंगे विधायक पति, फिर बना देंगे सांसद पति, आइए पति वाला बोर्ड लेके अपना घूमेंगे। तो क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या ये इंपावरमेंट है? ये विमेन्स रिजर्वेशन या जो रिजर्वेशन आपको ग्रास रूट लेवल पे दिया गया, उसका ऑब्जेक्टिविटी ये है कि विमेन्स इंपावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। वो खुद जिला में जाए, कलेक्टर से बात करे, आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री से बात करे। एक महिला जो गांव या घर से निकल करके इस लेवल तक जाएगी तो फिर उस गांव की बहुत सारी महिलाएं उससे इंस्पायर्ड होंगी और फिर वो ताकतवर बनेंगी, वो जॉब के लिए आगे निकलेंगी। और जैसे ही इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाती है ना, तो वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। फिर आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी को बहुत कितना भी ज्यादा फिजिकल सर्विस दे दीजिए, है ना, किसी के यहाँ पड़ोस में शादी है, चाहे आपके रिलेटिव आपके घर में शादी है, आप 10 दिन पहले से जाकर के सारा सामान ढो रहे हैं, है ना,
अपने कंधे पर सारा काम कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आपका कोई भाई है बाहर रहता है, तो सीधे शादी से 2 दिन पहले गया, जा करके 10,000 रुपया दे दिया, लो रखो बहुत काम आएगा। अब वो पूरा आदमी सब उसी का नाम लेगा कि 10,000 रुपया दे गए लोग, जबकि वो काम एको को नहीं किया। आप 10 दिन से मर रहे थे, हो सकता है काम करते करते आपका तबीयत खराब हो जाए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपने इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं किया। अब है जैसे ही आप इकोनॉमिक सपोर्ट करने लगेंगे, आपको कुछ भी काम करने का जरूरत नहीं, टाइम पर आपको सब कुछ मिलेगा। ये होता है इकोनॉमिक इंपावरमेंट, है ना। इसलिए हमारे सनातन के ग्रंथों में क्या कहा गया है, सर्व पाप लक्ष्मी हरे, है ना। एक अगर लक्ष्मी आपके पास आ गई तो सारा पाप आपका खत्म हो जाता है ना। कि कोई बात नहीं, पैसा वाला आदमी है ना। कोई गरीब कमजोर आदमी है, उससे कोई गलती हो जाए तो लोग कहते हैं कि तो गलती करने के लिए ही पैदा लिया है। अमीर आदमी से कोई गलती हो जाए तो लोग कहते हैं इससे गलती हो गया है। यह है सोसाइटी को देखने का तरीका, इस प्रकार से ऑब्जर्व करती है। तो सोसाइटीज के रियलिटीज को देखते हुए ही आपको अपने फ्यूचर को अप्रोच करना है, कि हम इस तरीके से फ्यूचर को अप्रोच करें कि कोई दिक्कत या कोई समस्या जो है सो हमें ना झेलना पड़े, ना देखना पड़े। खैर, हाँ जी, हाँ। अभी सक्रियता का बात की है, यहाँ पर नहीं की है ना। हाँ, लेकिन सक्रियता का बात तो अभी की नहीं, जब करेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो फिर ये पेंडिंग हो जाएगा आपका। न्यायिक सक्रियता एक टॉपिक है, जब जुडिशरी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि न्यायिक सक्रियता समझने से पहले आपको न्यायिक समीक्षा समझना पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू के बाद आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, और जुडिशियल एक्टिविज्म के बाद आता है जुडिशियल इंक्रोचमेंट। ये 3 स्टेप है उसके। तो फिलहाल बस इतना समझिए कि सक्रियता का मतलब है कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर हट के जाकर के दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना। न्यायपालिका का काम है केवल न्याय करने का, प्रशासन करने का नहीं। जब न्यायपालिका न्याय के साथ साथ प्रशासन के काम में भी भाग लेने लगती है तो वही कहते हैं सक्रियता। ठीक है, चलिए। खतरा इसलिए है क्योंकि ये आपका काम नहीं है ना, सेपरेशन ऑफ पावर का ये होगा, सेपरेशन ऑफ पावर का गड़बड़ हो जाएगा ना, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। हमारा संविधान कहता है कि एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, लेजिस्लेटिव लॉ को फॉर्मेशन करेगा, और जुडिशरी लॉ को रिव्यू करेगा। अब जुडिशरी का काम है लॉ का रिव्यू करना, यही लॉ बनाने लगे तो खतरा है ना, यही खतरा है। तो ये नहीं करना है, आपको जो जिम्मेवारी मिली है आप वही काम कीजिए, है ना। आप उससे आगे बढ़ करके काम मत कीजिए। हो सकता है कि आगे बढ़ के अगर आप काम करें तो कुछ हद तक जनता के लिए फायदा हो जाए, लेकिन परंपरा गलत विकसित हो जाएगा, ट्रेडिशन गलत हो जाएगा। तो जब ट्रेडिशन गलत हो जाएगा तो फिर आने वाले समय के लिए वो ठीक नहीं होगा। ये कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर में, जिसको आगे जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें बीपीएससी में सवाल पूछा गया, और ये टॉपिक पे सीधे मेंस में सवाल बना था। ठीक है, 65वीं मेंस का आपको क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपसे यहाँ पर सवाल ये पूछा गया था। चलिए लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे कि द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट, द doctrine of the sovereignty of parliament is associated with the British Parliament। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत, ब्रिटेन के संसद से जुड़ा हुआ है, ब्रिटेन के संसद से जुड़ा हुआ है। and the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court, और न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। ओके, तो दोनों कहां से लिया गया क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे
कि जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, हालांकि भारतीय संसदीय व्यवस्था, आगे लिखे पढ़तो, हालांकि भारतीय संसदीय व्यवस्था जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम differ from the ब्रिटिश सिस्टम, हालांकि भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से अलग है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से अलग है। The scope of judicial review power of the Supreme Court in India, the scope of judicial review power of Supreme Court, the scope of judicial review power of Supreme Court in India, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका की न्यायपालिका की शक्ति से, अमेरिका की न्यायपालिका की शक्ति से कम है। अमेरिका की न्यायपालिका की शक्ति से कम है। The scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrow than that of what exists in the US. जो अभी आपने हिंदी में लिखा कि अमेरिका की तुलना में कम है। ठीक है, मतलब अभी आपने जो लिखा समझ पा रहे हैं? मैंने जो सारी बातें समझाई वही मैं आपको लिखा रहा हूं कि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है। अब भारत में संसदीय व्यवस्था वहीं से ली गई है, लेकिन भारत में संसद के पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। लेकिन अब अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी है, न्यायपालिका बहुत पावरफुल है, लेकिन अमेरिका के हिसाब से अगर देखें तो उतना ताकतवर हमारे यहाँ का कोर्ट नहीं है। वहां जो कोर्ट कह देगा वो अंतिम बात है। हमारे यहाँ जो कोर्ट कह देगा उसके खिलाफ भी न्यायालय, जो संसद है वो कानून बना सकती है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने अमेरिका से ही लिया है, लेकिन अमेरिका के यहाँ, अमेरिका के कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ की तुलना में। तो हमारे पास क्या है कि ना तो संसद प्रभुत्व संपन्न है और ना ही न्यायपालिका प्रभुत्व संपन्न है। दोनों में से कोई प्रभुत्व संपन्न नहीं है। दोनों चेक एंड बैलेंस है, दोनों अपने अपने सीमा में रह के काम कर सकते हैं। कोई अपनी सीमा रेखा को नहीं लांघेगा, ये हमारे यहाँ है। अब है कि तो ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत एक काफी डाइवर्सिफाइड स्टेट है। बहुत सारे जाति, धर्म, संप्रदाय और समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम चाहिए। इसलिए हमने किसी को भी शक्तिशाली नहीं बना करके, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाया है। बात समझ में आया? जिससे कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं हो। अगर संसद बहुत शक्तिशाली होती तो संभव था कि संसद तानाशाह बन जाए। अगर कोर्ट बहुत शक्तिशाली होता तो संभव था कि कोर्ट तानाशाह बन जाए। लेकिन किसी को भी मोस्ट पावरफुल नहीं बनाया गया है, सर्वोच्च शक्तिशाली किसी को भी नहीं बनाया गया। क्लियर है? तो दिक्कत, चलिए आगे लिखिएगा। क्या दार्शनिक हिस्सा, फिलोसॉफिकल पार्ट, जिसका मतलब यह है कि उसमें चिंतन किया गया है, उससे कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो शायद आप पढ़ें तो प्रत्यक्ष तौर पे आपको समझ में ना आए, लेकिन इंटरनली उसका एक बहुत बड़ा मतलब है। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट, आपका डीपीएसपी, इसको फिलोसॉफिकल पार्ट माना जाता है। क्या? हाँ, लिया गया है।
तो दार्शनिक हिस्सा मतलब ये सारी चीजें और भी जगह से, अमेरिका से भी प्रभावित है दार्शनिक हिस्सा, है ना, अमेरिका से प्रभावित है, आयरलैंड से प्रभावित है, जहां से मुख्य तौर पे चीजों को यहाँ लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि दर्शन की बातें, है ना, थिंकिंग की बातें, चिंतन की बातें, जो चिंतन की बातें होती है उसी को दार्शनिक बात कहते हैं, है ना। आप देखते होंगे गांव घर में कभी आप थोड़ा बहुत इधर बात करेंगे, बहुत गंभीर बातें करने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ज्यादा दार्शनिक मत बनिए, ज्यादा फिलोसोफर मत बनिए, कहते हैं ना। हालांकि फिलोसफी का मतलब बड़ा मतलब बेहतर होता है, लेकिन लोग उसको नेगेटिव सेंस में यूज कर लेते हैं, है ना। जबकि फिलोसोफर क्या होता है, वो हर चीज को थिंकिंग के लेवल पर ले जा करके उसका परख करता है ना, सोच विचार करके उसके बारे में तर्कों के माध्यम से अपनी बातों को रखता है। प्रोसीड, आगे लिखेंगे, करके लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल through its power of judicial review, through its power of judicial review। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करके उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इसके तहत तो न्यायिक समीक्षा के तहत, हाँ जी, लिख लेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, हाँ, ले लें कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, हो गया। न्यायिक समीक्षा के तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जिसका मतलब क्या हो गया कि संसद सर्वोपरि नहीं है, तो संसद भी क्या कर सकती है। आगे एक और नोट लिखेंगे कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन through its constituent power, through its constituent power। ओके, संसद संविधान के महत्वपूर्ण हिस्से को संशोधित कर सकती है। संसद संविधान के महत्वपूर्ण हिस्से को संशोधित कर सकती है अपने संवैधानिक शक्ति के तहत, अपने संवैधानिक शक्ति के तहत। ठीक है, ठीक है ना जी, है? ठीक है, पहले बीपीएससी पास कर जाएंगे ना, ठीक है ना, पहले डीएसपी बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, ठीक है, हाँ, तब सही जीवन बिताएंगे, है कि नहीं। यहाँ पगला सब क्या कहता है, पहले ही क्या कहता है कि हम मैंने वादा कर देता है कि बन जाएंगे, आने मैटर शुरू कर देता है,
डिस्टर्बेंस आता नहीं, डिस्ट्रक्शन आ जाता है। जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ रहे हो तो आपको चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर रखें, है ना, क्योंकि लड़ाई महत्वपूर्ण चल रहा है ना। योद्धा जब लड़ाई में होता है तो वो अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। जो योद्धा युद्ध के मैदान में अपने ऊपर भावनाओं को हावी कर दिया उसका हारना निश्चित हो जाता है। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठे सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। 1757 का बैटल ऑफ पलासी जब हुआ था उसके बावजूद भी पूरे भारत में एक स्थिति ऐसी थी कि हम सब मान रहे थे कि भारत में कोई विदेशी शासन नहीं करेगा, बहुत वर्षों के बाद भारत में भारतीय शासन करेंगे और वो शासन होगा मराठा शासन, क्योंकि मराठे बहुत ताकतवर थे। लेकिन 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे बुरी तरह से हार गए, जबकि बहुत शक्तिशाली थे। क्यों हार गए? स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक, रणनीतिक गलती की। एक तो महाराष्ट्र से लड़ने के लिए दिल्ली आ गए, हरियाणा के पानीपत के खुले मैदान में, जबकि मराठों को लड़ने आता था जंगलों में, झुरमुटों में, पहाड़ों में, वो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। तो जब भी आप अपने स्टेमिना के अगेंस्ट जाकर के लड़ाई करेंगे तो हारना तो निश्चित हो जाएगा। अगर लड़ना ही था तो अपने शत्रु को अपने यहां बुलाते। वो बेवकूफ लोग रहते हैं, कहते हैं कि हम आते हैं तुम्हारा घर आके थोड़ा सा निपटा लेंगे। वो बेवकूफ लोग होते हैं, किसी घर जाके आप जीत के आइएगा, कुछ नहीं होगा तो छत पर से 2 ईंटें फेंक देगा, नहीं फेंक देगा। आप किसी गली में जाके उसको धमका रहे हैं, हम थोड़ा देख ले, वो अगर वो मन मना लिया तो तुमको तुरंत देख देगा। ये युद्ध का नियम कहता है कभी किसी गढ़ में मत जाइए। हाँ, मॉडलर जगह पे बुलाइए, संतुलित जगह पे बुलाइए, जहां पर आप भी बराबर हो, सामने वाले भी बराबर हो। अब किसी के घर में जाके उसको धमकी दीजिएगा हम तुमको मार देंगे, अगर उसका मूड बिगड़ा तो कहेगा बंद कर दरवाजा पहले। एक उपाय हम यह करते हैं, फंस जाइएगा ना। युद्ध का नियम कहता है कि कभी भी किसी गढ़ में किसी को चैलेंज नहीं। अब बेवकूफ टक लोग नहीं हम तो भाई यही करेंगे। पृथ्वीराज चौहान 1191 के तराइन का प्रथम युद्ध, अगर उस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में जब चौहान मारा और खदेड़ा मोहम्मद गोरी को तो तलवार रख करके माफी मांग करके भागने लगा और पृथ्वीराज चौहान ने उस पर वार नहीं किया। क्यों? उनने कहा कि ये क्षत्रिय धर्म, राजपूत धर्म के खिलाफ है कि मैं तलवार से मारू भागते हुए को। पगला था पृथ्वीराज चौहान। अरे तुम क्षत्रिय थे, तुमको बड़ा ही लग रहा था कि धर्म खराब है, हमारा जैसा कोई ब्राह्मण को पकड़ लेता, पंडित को बोलता नहीं बाबा काट दीजिए, धर के काट देता, मैटर खत्म हो जाता। अरे शत्रु न है जी, शत्रु है, शत्रु को छोड़िएगा आप। शत्रु जब आपने शत्रुता कर ली, पहले तो किसी से शत्रुता करिए मत, और अगर कर ली तो उसको अंतिम स्थिति में पहुंचा दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको अधमरा छोड़ा तो उसके अंदर में रिवेंज का भाव जन्म लेगा। अब रिवेंज का भाव जन्म लिया और 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। फिर 1194 का चंदावर का युद्ध, जयचंद को मार दिया गया। उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, 5 वंशों का शासन भारत पर, है ना। उसके बाद मुगल आ गए इंडिया के अंदर। ये क्यों हुआ? एक गलती पृथ्वीराज चौहान की, उनको भी बर्बाद कर दिया और भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। तो कहने का मतलब है कि बहुत बार धर्म के आड़ में अधर्म हो जाता है और आदमी समझ नहीं पाता है और झूठों का धर्म का गाना गाता है ना। महाभारत में आपने देखा होगा एक सीन बना था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, है ना। द्रौपदी की का वस्त्र उतारा जा रहा था बड़ी सभा के सम्मुख। तो वहां पर बहुत सारे शक्तिशाली लोग बैठे हुए थे। एक आदमी था निपंग, अपंग, मानसिक रूप से विकलांग आदमी, जिसका नाम था दुर्योधन। वो ये कर रहा था, ये कृत्य कर रहा था, ये कुकृत्य कर रहा था। लेकिन वहां पे इतने शक्तिशाली लोग बैठे थे कि कोई भी अगर धनुष बाण उठा के खड़ा हो जाता तो वो काम नहीं हो पाता। सबसे शक्तिशाली आदमी थे भीष्म पितामह, जिन्होंने नहीं बोला कुछ भी, चुप रह गए। क्यों चुप रह गए? क्यों कह रहे थे कि मेरा कसम है कि मैं हस्तिनापुर के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा धर्म है। द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, वो खड़ा हो जाते तो भी कोई कुछ नहीं कर पाता। वो भी कह दिए कि जिसका रोटी खाए उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, ये मेरा धर्म है। कर्ण बैठा हुआ था, बहुत योग्य आदमी था, लेकिन वो भी कह दिया कि नहीं मेरा मित्र है, ये हमको बुरा समय में मेरा साथ दिया तो हम इसका कैसे खिलाफ कर दे। ऐसे करके हर आदमी अपना झूठा धर्म का रक्षा करने के चक्कर में अपने सामने अधर्म होने दिया। उसी का रिजल्ट था महाभारत। उस महाभारत में सबको दंड मिला।
चीर हरण तो एक ही आदमी कर रहा था, दुर्योधन, लेकिन दंड सबको मिला क्योंकि सब चुप थे। लेकिन सब कह रहे थे कि हम बड़े धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा धर्म है जो सामने अधर्म को न रोक पाए। इसलिए मैंने कल आपको कहा ना कि एक लाइन है कि न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। दुष्कर्म सह के मौन रहना यह महा दुष्कर्म है। अगर किसी आपके साथ गलती कर रहा है कोई और आप मौन रह गए तो इससे भी बड़ा कोई पाप नहीं है। तो झूठा धर्म का पालन कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको यथार्थ का ज्ञान होना चाहिए, रियलिटी का ज्ञान होना चाहिए कि अभी इस समय में क्या सही हो सकता है। वो अगर आप प्रैक्टिकलिटी के साथ डिसीजन लेने अगर आप जानते हैं तो आपके डिसीजंस जो हैं सो वो सही बैठते हैं। अन्यथा भावनाओं के आधार पर निर्णय। दिक्कत क्या हुआ, मराठे जो थे पूरी फैमिली लेके चले गए। क्यों हारे? पूरा फैमिली लेके चला गया सब दिल्ली। ऐसा लग रहा था कि मराठा शासक जो है वो युद्ध करने नहीं बल्कि छुट्टी मनाने जा रहे हैं। पूरा परिवार के साथ पहुंच गए, और भी कहां, दिल्ली, खुले मैदान में। ओवर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच गए पानीपत के खुले मैदान में लड़ने के लिए। और यह भी इतिहास से सीखना होता है कि अगर आप किसी से युद्ध कर रहे हैं तो उस समय बाकी लोगों के साथ अपना संबंध अच्छा रखिए, इन्हीं के साथ सबसे झगड़ा कर लीजिए। मराठों की स्थिति उस समय ऐसी थी कि उनका भारत में किसी से संबंध अच्छा नहीं था, सबसे झगड़ा करके बैठे हुए थे शक्ति के वजह से। अब जब अहमद शाह अब्दाली से उनका लड़ाई हुआ तो कोई भी भारतीय शक्ति ने मराठा को सहयोग नहीं दिया। और उनके लिए खाना और रसद महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आना होता था, बीचे में सब लूट मार करके लूट लिया। मराठे इसलिए नहीं हारे कि उनके लड़ने नहीं आता था, मराठे इसलिए हार गए क्योंकि उनके पास रसद ही नहीं पहुंच पाया, खाना ही नहीं पहुंच पाया, और ऊपर से उधर लड़ रहे हैं और डर है कि पीछे पत्नी और बच्चा बैठा हुआ है शिविर में। भाई युद्ध करने गए हो ना, तो जब जीवन में युद्ध चल रहा हो तो भावनाओं को, इमोशन को इंपैक्ट करने वाली चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। अन्यथा अगर उस समय भी आप ऐसी चीजों को अपने साथ रखते हैं जो आपको इमोशनली इंपैक्ट करती है, ऐसे में कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं क्या कहना चाहूं समझ रहे हैं ना, कि जब तैयारी के दरमियान है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और कंप्लीट फोकस अपने एम्बिशन के लेकर के रहें, क्योंकि बाकी चीजें करनी तो है ही लाइफ में ना। ऐसा थोड़ी कि कुछ करना नहीं है आपको, करना तो सब है आपको, और सब करिएगा, और करना जरूरी भी है। थोड़ी ना जनगणना में शामिल होने के लिए जन्म हुआ है कि बस जनगणना में नाम लिखा जाए। करना तो सब है ना अपने को, हाँ, लेकिन टाइम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइम। अभी अगर पढ़ रहे हैं, एम्बिशन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस एम्बिशन के लिए। जिस दिन ये गोल आपको मिल जाएगा उसके बाद बाकी जो बचे गए काम है, जो छूट गए काम है, वो करिए। और उसके बाद जब करेगा तो फिर क्या ही स्वैग रहेगा, है ना। आप सिलेक्ट होकर के कुछ अगर करते हैं, अपने आप को योग्य बना करके अगर आप कुछ करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मतलब आपकी स्थिति किस लेवल पे होगी, किस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। ऐसी तमाम चीजों को छोड़नी पड़ेंगी जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना। उसको छोड़ दीजिएगा तो सम्राट बन जाइएगा, और नहीं छोड़िएगा तो आम आदमी बन के घूमते रह जाइएगा सड़कों पर। बस आप दूसरों के साथ फोटो खिंचाइएगा, आपके साथ कोई फोटो खिंचाने के लिए मारामारी नहीं करेगा। तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आपको किसी के साथ फोटो खिंचाना है कि लोग आपके साथ फोटो खिंचाए। इसके लिए लोगों से ही आपको दूर जाना पड़ेगा, समाज से थोड़ा कटना पड़ेगा, क्योंकि जो बन गया सो बन गया, जो बन गया सो बन गया। वन का मतलब यहां पे क्या है, अलग हो जाना, सेपरेट कर लेना खुद को, कम से कम लोगों से संपर्क रखना, मतलब की बातें करना। ऐसे में कुछ लोग आपको कहेंगे कि सेल्फिश हो गया, तो कहने दीजिए। अगर कोई आपको कहने लगा, अगर आपके आसपास में ऐसे लोगों की श्रृंखला बन गई जो कह रहे हैं कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप समझिए आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। क्योंकि लोग आपको सेल्फिश कहना तभी शुरू करेंगे जब आप काम के आदमी होंगे, क्योंकि आप उनका काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो लोग सेल्फिश कहेंगे, इसका मतलब आप अपना काम कर रहे हैं। तो आप अपना काम कीजिए, अपने आप को योग्य बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को योग्य बना लेंगे उस दिन तो बहुत सारा काम आप बहुत से लोगों का कर दीजिएगा। लेकिन अगर अपने आप को योग्य नहीं बना पाए तो छोटा मोटा काम ही कर पाइएगा ना। फिलहाल अभी आप किसी का क्या ही हेल्प कर सकते हैं, किसी का सब्जी खरीद के ला सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना। किसी का तबियत खराब होगा तो डॉक्टर के यहाँ ला के पहुंचा सकते हैं, ये सब काम का कोई वैल्यू है। लेकिन सेलेक्ट हो जाइएगा तो
जहां रहिएगा वहीं से फोन कर दीजिएगा तो पूरा जिला हिलेगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा एक फोन पे। और वैसा हेल्प किसी को कर दीजिएगा तो वो जीवन भर याद रखेगा कि यार हमारा एगो हेल्प किया था वो आदमी। तो वैसा हेल्प करने वाला बनिए कि आप किसी के जीवन में बदलाव ला सके। कि सब्जी लाने वाला हेल्प नहीं, टाइम पर पानी पिलाने वाला हेल्प नहीं, है ना, ऐसा हेल्प जिससे किसी का परिवार का सिचुएशन बदल जाए, ऐसा हेल्प करने के काबिल बनाए कि किसी के मुंह पे अगर रोना है तो उसके मुंह पे हंसी आ जाए, ऐसा हेल्प कर पाए। तो वैसा हेल्प करने के लिए आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अपने आप पर काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ता ना। किसी को 50,000 रुपया दे दीजिएगा तुरंत, कोई गरीब है दुखी है, ले जाओ भाई 50,000, खुश हो जाओ। लेकिन कब कर पाइएगा? जब आप अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए अपने आप पर टाइम दीजिएगा। टाइम नहीं दीजिएगा फिर ये नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा का पूरा जो कनेक्टिविटी वो किससे है? टाइम से है, और टाइम को जो है सो खुद पे इन्वेस्टमेंट करने का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट संसद पे कंट्रोल कर रहा है, और संविधान संशोधन की संवैधानिक शक्ति से संसद कोर्ट पर नियंत्रण कर रहा है। क्योंकि कोर्ट जो है, आपसे पूछा था कि संविधान का संरक्षक कौन है या संविधान का अभिभावक कौन है, तो संविधान का अभिभावक न्यायपालिका है, बिल्कुल। तो जिसका अभिभावक, जिसका गार्जियन को न्यायपालिका है, उसी में जाकर के संसद संशोधन करके आ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके सामने आकर के कोई आपके भाई को दूध में लगा के चल गया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप भी तो उसके कंट्रोल में हैं, है कि नहीं? तो जब संविधान कंट्रोल में है न्यायपालिका के, और उस संविधान में जाके संसद संशोधन करके आ जा रही है आराम से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद भी न्यायपालिका पर हावी है, और न्यायपालिका भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून को गलत साबित कर सकती है। इसका मतलब कि न्यायपालिका भी संसद पे हावी है, यानी दोनों एक दूसरे पे हावी हैं। तो दोनों तो एक दूसरे पे हावी हैं, इसका फायदा ये होगा कि दोनों में से कोई गलती नहीं करेगा। कोई नहीं चाहेगा कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारे काम को सामने वाले को गलत कहने का मौका मिले। इज दैट क्लियर? पूरी बात समझ में आई? भारत में क्या स्थिति है? मेंस में, प्रीवियस में यहां से सवाल बना है, देख लीजिएगा, उसको जरूर लिखिएगा। क्लियर है? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में कोई अंतर, कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है ना? कोई भी ऐसा नहीं है ना जिसको कोई बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ जी बोलो। इस बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस कोर्ट के, मैंने एक एग्जांपल दिया ना, साहबानों का केस 1985 में, साहबानों के केस में कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद जो है वो साहबानों के फेवर में कानून बनाए, साहबानों को कंपनसेट करे, ट्रिपल तलाक को कम करे या उसको खत्म करने का प्रयास करे। 1985 का ही मैटर है। लेकिन संसद ने क्या किया? संसद ने साहबानों का कोई फेवर नहीं लिया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी देश के अंदर में, ठीक है, और उल्टे में साहबानों के जो पति थे उनका सपोर्ट कर दिया, और वहां पे कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तो संसद हावी दिखी कि नहीं दिखी? रिसेंटली मामला मैं आपको बताऊं, 2018 में SC/ST एक्ट का मामला, SC/ST एक्ट है ना, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट 1989, 1989, जिसको हरिजन कानून भी कहा जाता है, जिसमें नियम यह है कि अगर जो कानून बना है उसमें कि अगर आप कोई SC/ST कम्युनिटी के आदमी को उससे बातचीत कर रहे हैं और कोई जाति सूचक शब्द का संबोधन करके आपने उसको गाली दे दिया, उसकी जाति से आपने दे दिया, और उसके आधार पर अगर वो कंप्लेन कर दिया खाली कि हमको मेरे जाति को टारगेट करके आदमी हमको भला बुरा बोला है, तो क्या हो जाएगा? आप पर FIR हो जाएगा। और उसमें तो संभव है कि आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट से बेल भी ना मिले, तत्काल अरेस्टिंग होगा, तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे, बेल हो सकता है हाई कोर्ट से लेना पड़े आपको इस एक्ट में, इतना मजबूत एक्ट है। तो दीपक मिश्रा उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट जो है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक छोटा मोटा झगड़ा में भी ना लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। छोटा मोटा झगड़ा हुआ और तुरंत धमकी देता है कि हम तुम्हारा SC/ST एक्ट लगा दें, इससे एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है लोगों का।
तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारा ऐसा मैटर हम लोग के सामने आया है जांच के दौरान कि ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, लेकिन सामने वाले ने फंसा दिया, लेकिन तत्काल तो आदमी गिरफ्तार हो गया, उसके साथ तो दिक्कत हो गई। तो इसको क्या किया जाए कि कम से कम डीएसपी रैंक का अधिकारी जब तक इस केस का सुपरविजन न कर ले, माने कम से कम डीएसपी रैंक का अधिकारी, जैसे जो आप सिलेक्ट होंगे डीएसपी बनते हैं, तो दरोगा जी का मैटर खाली नहीं, डीएसपी रैंक का अधिकारी खुद जाके सुपरविजन करे। आज जब डीएसपी इस बात से निश्चिंत हो जाए कि हाँ सही में इस आदमी ने गलती किया है, तब ही गिरफ्तारी किया जाए। झूठा अनर्गल आरोप लगने के आधार पर केवल किसी की गिरफ्तारी न हो। ये कोई गलत बात तो नहीं थी कि उन्होंने कहा, और उन्हें कोर्ट सरकार को आदेश दिया कि आप इसको ठीक कीजिए। तो जैसे ही आदेश आया, देश में बड़ी विडंबना एक ऐसी है कि अच्छी चीजों को भी जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते, और खास करके इसको गड़बड़ बनाने में नेताजी लोग का बड़ा हाथ होता है, उल्टा पुल्टा समझाता है सब। मुझे याद है कि ये जब डिस्प्यूट देश में चल रहा था, मैं उस समय झारखंड में था, झारखंड के हजारीबाग में मैं क्लास ले रहा, और क्लास लेते लेते मालूम चल रहा था कि बाहर में बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, और एक वहां पे एक बस स्टैंड था, उसमें आग लगा दी गई है। क्यों आग लग गई भाई? तो इस निर्णय का विरोध हो रहा है। फिर उसके बाद मैं पटना आया, तो यहाँ पे भी वही स्थिति चल रही थी। मतलब लगभग भारत के मैक्सिमम हिस्से में, खास करके उत्तर भारत में, तो इसका बड़ा विरोध हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने यहाँ पर कोर्ट की बात नहीं सुनी, और इस कानून को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, और ज्यादा, पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। जबकि कोर्ट क्या कह रहा था? कोर्ट कह रहा था कि थोड़ा इसको हल्का कीजिए ताकि लोगों का शोषण कम हो। लेकिन जब सरकार ने देखा कि व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है, तो इस कानून को उन्होंने और मजबूत बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि देश का एक तबका खुश हो गया, मतलब देश का जो SC ST तबका वो तो खुश हो गया कि चलो हमारी बात मान ली गई। लेकिन अब सरकार को तो चुनाव जीतना था 2019 का, तो बड़े तबके को क्या करे, उनको भी तो खुश करना है। तो यहाँ पे सरकारें अपने सिस्टम से चलती हैं कि कैसे खुश करेंगे। तो एक तरफ इस कानून को मजबूत करा करके देश के कमजोर वर्ग को खुश कर दिया गया, और दूसरी तरफ 2019 में चुनाव से ठीक पहले EWS आरक्षण उच्च वर्ग को दे दिया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन। अब इससे क्या हुआ? देश का बड़ा वर्ग भी खुश, देश का निचला वर्ग भी खुश, और इसी का रिजल्ट था 303 सीट बीजेपी और अलायंस 300 साढ़े 300 के पार। दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस, है ना, कि सबको कैसे साध लेना है, कैसे सबको खुश कर लेना है, कैसे सबके हित के काम कर देना है, कैसे किसको खुश कर दिया और रिजल्ट ले लिया। 24 का चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले मातृवंदन अधिनियम, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया। पहले भी दे सकते थे ना, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दिए हैं 33% आरक्षण। तो देश की आधी आबादी महिला आबादी है, उनको समझ में आ रहा है कि भाई अब हम भी विधायक बनेंगे, अब हम भी सांसद बनेंगे, तो वोट कहां देंगे भाई? जिसने किया उसी को तो देंगे ना। तो सिस्टम राम मंदिर बना दिया, बना करके क्या किया, तो इनॉर्गेशन एकदम चुनाव से ठीक पहले रखा, राम आएंगे। भाई राम ऑलरेडी हमारे सबके घर में बैठे हुए हैं, हमारे दिल में बैठे हुए हैं, राम को थोड़ी ना कहीं से फ्लाइट से लाना है। लेकिन आप एक बात और समझिए जी, एक प्रैक्टिकल बात समझिए, जब तक राम कुटिया में थे, जब तक राम टेंट में थे, राम का दर्शन करने बहुत कम लोग जाते थे। आज जब राम एक भव्य मंदिर में विराजमान है, आज जब प्रभु राम पर करोड़ों के जेवरात चढ़े हुए हैं, तो आज देश का हर सेलिब्रिटी, देश का हर आदमी अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहा है। इससे आप क्या समझते हैं? यहाँ आम आदमी तो आम आदमी है, भगवान को भी लोग संसाधन के हिसाब से देखते हैं। भगवान तो वही है ना, ईश्वर तो वही है। पहले टेंट में थे, आज मंदिर में है। जब टेंट में थे तो कोई नहीं जा रहा था, आज मंदिर में है तो सारे देश के सेलिब्रिटी जा रहे हैं, सारा आम आदमी जा रहा है कि हमको अयोध्या जाना है। इससे पहले कोई नहीं जा रहा था, इससे पहले भी तो जाना चाहिए था ना, कि राम तो थे ही। मतलब इस देश में सम्मान पाने के लिए भगवान को भी भव्य मंदिर में विराजमान होना पड़ रहा है। तो अगर इस समाज में आपको सम्मान पाना है, तो आपको भी ऐसा काम करना पड़ेगा कि आपका भी घर मड़ई न रहे, कुटिया न रहे, बल्कि भव्य आलीशान कमरा बने, मकान बने,
तब आपके यहाँ अच्छे गेस्ट आएंगे, तब लोग आपके हालचाल पूछेंगे, तब आपकी चर्चाएं होंगी। जब भगवान पर्णकुटी में नहीं पूछे जा रहे थे तो आपको हमको कौन ही पूछता है जी। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। यही हमारे समाज की वास्तविकता है। तो इस वास्तविकता को समझना होगा और इसलिए हम कह रहे हैं कि सेल्फिश बनिए, अपने आप को काबिल बनाइए। फ्री में कभी कुछ नहीं, किसी को नहीं। कोई कहता है मेरे साथ घूमने चलो, बोलो क्या खर्चा करोगे भाई, हमको अगर ले चलोगे तो खर्चा तुम्हें को करना पड़ेगा, हम तो नहीं करेंगे। और जितना देर रखोगे उतना घंटा के हिसाब से हमको पैसा दे देता, बात खत्म है। अब पहला बात कि बहुत से लोग तो आपको ऑफर ही नहीं करेंगे, यार बड़ा गजब का आदमी है, क्यों इसको, है ना। मेरे 2-4 फ्रेंड्स को अगर छोड़ दे तो बाकी आपको मेरे से जुड़े हुए जितने मिलेंगे आपको मेरे बारे में शिकायत करेंगे कि ये कभी आता नहीं है, क्योंकि अगर मैं आऊँगा तो खर्चा हो जाएगा। फिर हम कहते हैं भाई हमारा तो हमारा घंटा के हिसाब से हिसाब चलता है, जितना घंटा देंगे उतना हिसाब से पैसा दो तो चलते हैं, और नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। फिर क्यों तुमको अपना टाइम देंगे। अगर फ्री है तो अपने घर में रहेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, कोई पेपर पढ़ेंगे, नॉलेज थोड़ा और इनहांस होगा। तो आप जितना ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा ये सोचेंगे कि हम अपने बात को अपने जो श्रोता हैं, जो हमारे विद्यार्थी, उनको कितना अच्छा से समझा सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं, कुछ और तरीका ढूंढ सकते हैं, कुछ आइडियाज ढूंढ सकते हैं। तो आप खुद पे जितना काम करेंगे अपने आप को उतना अच्छा रिसोर्स बनाएंगे, और आप जितना अच्छा खुद को रिसोर्स बनाएंगे मार्केट वैल्यू आपको उतना ज़्यादा लगेगा। तो इकोनॉमी के रूल के हिसाब से अपने आप को काबिल बनाएं। आप अपने आप को जितना काबिल बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका वैल्यू होगा, और आप जितना ज़्यादा किसी को सर्विस देंगे उतना ज़्यादा आपका वैल्यू कम जाएगा। फ्री में किसी को कोई सर्विस नहीं, चाहे वो कोई भी हो। हम आराम से अपने घर में फ्री बैठे रहेंगे, अपना टाइम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन फ्री में टाइम नहीं। फ्री में पैसा दे दीजिए किसी को, नीडी है ले जाओ 2000 रुपया, ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं। इनका कि आके हमारे साथ गप लड़ाओ नहीं, क्योंकि टाइम इज प्रीसियस, टाइम इज नॉट मनी, है ना। समय पैसा नहीं है, समय बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है, क्योंकि उस टाइम में आप जो कर लेंगे वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, समय को किस तरह से मैनेज करना है, ये आपको अच्छा समझ होना चाहिए। और हमारे साथ सामान्य तौर पे दिक्कत यह क्या होती है कि जब समय होता है तब समझदारी नहीं होता है, और जब समझदारी होता है तब समय नहीं होता है। और जिसके पास समय के साथ समझदारी आ गया फिर उसको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पे कि किसी को समय है तो समझदारी नहीं है, समझदारी है तो फिर समय निकल गया। आप कहते हैं कि काश मैं उस टाइम पे कर लिया होता। तो ये काश और आस जब लगने लगता है तो बड़ा अफसोस होता है ना। इसलिए जब जिस टाइम में उस टाइम के महत्व को समझ करके उस टाइम को उसके हिसाब से आपको डालना है। क्लियर है? बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत है ना, कोई समस्या नहीं, क्या है और किस तरीके से। चलिए तो अब आइए आगे, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। क्या 1989 का वही है, उसी को इनहांस, उसी को स्ट्रॉन्ग किया गया। उसमें अलग से मतलब नया एक्ट कानून नहीं बना है, उसी में एड ऑन हुआ है ना, उसी में ऐड किया गया। ठीक है, कैसे ऐड ऑन समझते ना, मोबाइल रिचार्ज करते तो ऐड ऑन रिचार्ज आता है। एक आपने रिचार्ज कर लिया नॉर्मल रिचार्ज, 1.5 GB डाटा देगा। कितना आदमी का 1.5 GB से काम नहीं फरी आता है जी, एक दिन में खत्म हो जाता है। 1.5 GB कितना है तो दोपहर में खत्म हो जाता है। अब पता नहीं कौन काम करता है सब। उसमें क्या करता है फिर एड ऑन डाटा रिचार्ज करता है, जिसमें एड ऑन डाटा जुड़ता है तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ता है जो आपको डाटा का सर्विस देता है, लेकिन वो रिचार्ज उसी रिचार्ज का हिस्सा होता है। ठीक उसी प्रकार से नया कोई कानून नहीं बना है, 1989 के कानून में ही उसको मजबूत किया गया। ठीक है, उसको अलग से कोई नया कानून उसमें ऐड नहीं किया गया। चलिए तो इसमें आप देखिए कि तो कोर्ट का बात तो नहीं माना गया ना, तो समझ में आ रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट का बात संसद नहीं मानती, और संसद का बात कोर्ट नहीं मानता। तो व्यवस्था चलती कैसी है, सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर व्यवस्था चलती है, सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर। क्लियर है? चलिए आगे आइए। अब
रूल ऑफ लॉ, अगला पॉइंट ये है ना, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है? विधि का शासन, इसको क्या कहेंगे? डू नो एनीबॉडी? एक नियम से ही और कोई? संविधान के हिसाब से रूल ऑफ लॉ है, विधान के द्वारा। शासन करने के लिए जो नियम लाया गया वो सब रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ है तो फिर रूल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या परंपरा चली आ रही है? किसको कह सकते हैं? हाँ बोलिए। ठीक, विधि का शासन का मतलब है कि इसमें आपको प्रोसेस देखा जाएगा कि प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, जो विधि बनने का प्रोसेस है, और साथ ही विधि का जो नियम है उसका कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है। जो चीज़ें ट्रेडिशन पे है या जो मतलब प्राकृतिक न्याय जिसको कह सकते हैं, उस न्याय के तहत बनाया गया कि नहीं, है ना, वो विधि का शासन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ इतना है, जो रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की हम बात करते हैं, मतलब बस इतना है कि उसमें संसद के द्वारा जो गतिविधि है उसका फॉलोअप होना चाहिए, वो प्रक्रिया चलनी चाहिए, उस प्रक्रिया के अंतर्गत चीजों को करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं विधि का शासन, कि भारत के संविधान का एक ये है, विशेषता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो क्या होता है तो थोड़ा सा लिखेंगे कि रूल ऑफ लॉ ऑल्सो नो एज रूल ऑफ एक्ट, रूल ऑफ लॉ ऑल्सो नो एज रूल ऑफ एक्ट। विधि के शासन को कानून के शासन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मतलब विधि के शासन को कानून के शासन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो नो एज रूल ऑफ एक्ट। ओके, देखेंगे कि विधि के शासन में विधि को सर्वोच्च माना जाता है। अंडर द रूल ऑफ लॉ, अंडर द रूल ऑफ लॉ, लॉ इज द एपेक्स, लॉ इज द एपेक्स बॉडी। विधि के शासन के अंतर्गत विधि को सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। इट्स मीन अर्थात अर्थात कोई भी सरकार विधि के ऊपर नहीं है। इट्स मीन अर्थात कोई भी सरकार विधि के ऊपर नहीं है। एनी गवर्नमेंट नेवर above the any act, never above the any act, ठीक है।
मतलब अगर कोई सरकार भी है, कोई गवर्नमेंट भी है, तो वो गवर्नमेंट भी किससे जुड़ी हुई है? तो एक्ट से जुड़ी हुई है। एक्ट तो भाई सबको मानना है, कानून तो सबको मानना है, कानून कोई नहीं छोड़ सकता, कानून सबको मानना है और कानून के हिसाब से सबको चलना है, चाहे वो आम आदमी हो या सरकार हो। विधि का शासन का क्या कह रहा है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो मतलब कि सारी चीजें रूल्स के हिसाब से होगी, रेगुलेशन के हिसाब से होगी। कोई भी, चाहे सरकार हो या रहने वाली वहां की जनता हो, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। सब लोग कानून के अंतर्गत रहेंगे, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। इसी में लिखेंगे कि सरकारी अधिकारी अथवा सरकार सरकारी अधिकारी अथवा सरकार कोई भी कभी भी कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट नेवर एवॉब द एक्ट। ठीक है? दिस कंसेप्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यह विचार ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ठीक है? अब देखिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि विधि के का जो शासन है वो क्यों महत्वपूर्ण है ना, उसका रीजन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या इसका क्या ऑथेंटिसिटी है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट। हाँ, जब फर्स्ट क्लास में थे आप, डे 1 से क्लास कर रहे हैं, तो डे 1 से जब कर रहे हैं तो मैंने राजतंत्र के टाइप्स बताए थे, उसके 3 टाइप्स बताए थे। तो उसमें कौन सा टाइप है ब्रिटेन में, आप बता सकते हैं? याद है आपको? मोनार्की में कौन सा मोनार्की है वहां? याद नहीं है ना? नहीं याद है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि मोनार्की 3 तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट मोनार्की, एक मिक्स मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, राजा संविधान से ऊपर नहीं है, राजा को वो सब मानना पड़ेगा जो लोग वहां के मानेंगे, है ना? पीछे जो पढ़ाए हैं ना उसको भी रिवीजन करना है, उससे कनेक्टिविटी रखिएगा तो भविष्य में कंफ्यूजन होने की संभावनाएं न्यून रहेंगी, है ना? चलिए, तो कानून के शासन का महत्व, है ना, सिग्निफिकेंस क्या है रूल ऑफ लॉ का, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो बता सकता है? कोई भी नेता मनमानी ना कर सके। ठीक, और कोई? हाँ, समानता। हाँ, कानून के सामने, कानून के नियम में सारे लोग जो है सो वो बराबर है। ठीक, और कोई? देखिए, ये तो मतलब जैसे कि, हाँ बोलिए। इक्वली इन्फोर्स ईच एंड एवरीवन, है ना, इस सभी लोगों पर बराबर से लागू ये होता है। ठीक है? अब क्या है कि मैं अगर आपको बताऊं तो जब आगे आप जाएंगे फंडामेंटल राइट में, तो वहां आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, है ना? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण,
इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें जो विधि के समक्ष समता, ये रूल ऑफ लॉ है कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करे। अब आपसे एक बात पूछा जाए कि आप एक बात बताइए कि क्या कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर कानून सबके लिए बराबर होगा तो क्या न्याय होगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर क्यों कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? और वो है भी नहीं देश के अंदर में, क्योंकि इसका पहला हिस्सा कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, जो रूल ऑफ लॉ है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दूसरा हिस्सा है। जो विधि के समक्ष समता, ये वाला कंसेप्ट ब्रिटेन का कंसेप्ट है। ये भी डायरेक्ट 67वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था, बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था, यहां से सीधे सवाल सीटेंट पूछा गया था यही से, ठीक है। तो यह कंसेप्ट जो है, इसका पहला लाइन जो है ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है, और चूंकि अभी आप रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, इसका जो फिलोसोफर है उसका नाम है एवी डायसी। एवी डायसी ने ये कंसेप्ट दिया था। और दूसरा हिस्सा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब भारत में आप देखेंगे तो लगभग 80% जो लागू है वो अमेरिका वाला व्यवस्था लागू है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और केवल 20% लागू है रूल ऑफ लॉ वाला, ये कि इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब लोग बराबर। बात समझ में आ रही है कि कानून अगर सबके लिए बराबर कर दिया जाए तो हम सोच रहे हैं कि हम न्याय कर रहे हैं, लेकिन न्याय करने के चक्कर में अन्याय हो जाएगा। अब इसको माना ऐसे समझिए कि एक फैमिली है ना, शायद इसे तुरंत आप समझ जाए बात को। एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, ए और बी, ए बी मदर है, इनके दो बच्चे हैं सी और डी, है ना। तो माता पिता का एक कानून होता है, मतलब जो अपने अवसर मानते हैं कि हम अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत अच्छा बात है, माता पिता को नहीं करना चाहिए बच्चों के बीच भेदभाव, है ना। एक माता पिता का कानून है कि भाई हमारा दो बच्चा है तो दोनों बच्चा बराबर है मेरे लिए, हम भेदभाव नहीं करेंगे, होता है ना सामान्य तौर पे। लेकिन मान लीजिए कि इनमें से ईगोई जो बच्चा है सी, ये बचपन से ही कुपोषण का शिकार है ना। ये बचपन से क्या है, कुपोषण का शिकार है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला, अभी कुपोषित हो गया। What's going on there? Why are you watching your mobile? Huh? This is your first class? Huh? Tell me. First class. So you know aware about your discipline rules? हाँ? क्या? कान था इधर, ध्यान था उधर, और हाथ मोबाइल पे था। मेरे क्लास में का इतिहास रहा है शुरू से, ज़्यादा नहीं 5-6 साल से ही पढ़ा रहा हूँ। आई विल नेवर टॉलरेट दिस। हाँ, परसों भी किसी को डांटे थे, मोबाइल बात देख कर लोग रखते। कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम हो गया है जाने का, बोल के आते 6 बजे छूट जाएंगे, कि हम थोड़ा लंबा खींचते हैं ना, हम 6 बजे नहीं छोड़ते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपका कोनो बाहर मैटर तक गड़बड़ा जाए। चाहते हैं कि मारपीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप ट्रेकअप हो जाए, 2-4 दिन दुख में रहिएगा, उसके बाद मोह माया भंग हो जाएगा तो पढ़ाई पर ध्यान लगेगा, टाइम वाइम बर्बाद नहीं होगा।
हम चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि मैटर सब खत्म हो जाए, संपर्क केवल माता पिता से रहे, और बाकी लोग से दुनिया में संपर्क बनाइएगा आफ्टर सिलेक्शन, है ना। क्योंकि सिलेक्शन से पहले का संपर्क अगर है ना, तो मैं दावा करता हूं चलेगा नहीं, टूटेगा कहीं ना कहीं जा करके। कि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और पढ़ रहा है। माता पिता, आपको कोई नहीं पूछेगा। लड़कियों के लिए एक सिक्योरिटी तो होता है ना, माता पिता खेत बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, अब बढ़िया सरकारी नौकरी वाला लड़का से विवाह कर देंगे। तो जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, करते रहिए। यहां थोड़ा ना मूवी चल रहा है, इट्स अ रियल गेम। यू आर नॉट गोइंग ऑन रील्स, लाइफ चल रहा है ना। यहाँ तो बहुत कम है, जितना बेंच में दिख रहा है ना, इतना का बैच बनता है यहाँ पर, और वहां तक बैठता है टीचर बैच में, वहां तक। हमारे क्लास में एगो सुइयो गिर जाए ना, तो तुरंत पता चलता है कि सुई गिर गया है। टीचर वाला बैच में 2 आयल था, सब थोड़ा एज वाला आदमी सब, मैं तो नहीं आता है ना, तो नहीं, तो पिछवा मलने लगा, और मलने लगा। मैनेजमेंट वाला बोला सर ये बात हमने कहा जी, पिछवा देखते हैं कि मलता है सब, हम बोले रहो देख लेते हैं हम एक दिन, है ना। ऐसे टहलते पहुंच गए पीछे, तले को अब निकलने था, अभी निकाल के अभी रगड़िया था, निका हो। ये पूरा ये एकदम ओवर क्राउडेड था। क्या जी क्या कर रहे हो, तो सर जानते हैं नहीं, ले लेते हैं ना, तो नहीं दिमाग वाला ठीक काम करता, पगला आदमी है। जो भी लेना देना करना है वो बाहर, कैंपस के बाहर, कैंपस के अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ की कुछ डिसिप्लिन है। और अगर हम 2-2.5 घंटे में देखिए, और ये मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने थोड़ी तो बोल रहा हूँ, मैं अगर इग्नोर कर दूंगा तो मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत है कि आपका आदत खराब हो जाएगा ना। अगर हम 2-3 घंटे भी अगर अपने आप को इन चीजों से दूर नहीं रख पा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, यू आर अ स्लेव। आप एक गुलाम हैं, किसके? अपने सेलफोन के। आप कहते हैं कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, अगर इतनी स्वतंत्र है तो एक दिन 24 घंटा दूर रख के दिखा दीजिए अपने फोन से, समझ में आएगा कितना स्वतंत्र है। आप मानसिक तौर पे गुलाम है, मेंटली स्लेव बन चुके हैं कि हमको फोन देखना है। हम चाहते हैं कि गुलामी छूट जाए, कम से कम 3 घंटा तो मत देखिए। बाकी लोग हो सकता है इग्नोर कर देता हूं इन सब चीजों को, मैं ना तो बात करने को इग्नोर कर सकता हूं, और ना ही मोबाइल फोन देखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आई विल नॉट टॉलरेट दिस। कि मैं पूरे समर्पित भाव के साथ आपको देता हूं, ताकि आपकी चीजें आपके दिमाग में जाए, आपके घुसे, और वो घुसेगा तभी जब आप इसको हल्का रखेंगे। या तो इनियो घुसा रहे हैं या उनियो फोनों में घुसा रहे हैं, ईगो कोई घुसेगा। तो ये आपको ये समझना होगा कि भाई इस तरह की चीजों को ना करें। और ये मैं बार बार नहीं कहूंगा, अभी 2-4-10 दिन चल रहा है ना, तो जो लोग रूल्स से अवेयर नहीं है से हो जाता है, इसलिए चल रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन और अगर हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी महोदय या महोदया पकड़ा गई मोबाइल देखते हुए, तो जाए पड़ तो वही टाइम घर है। आप लोग तो स्कॉलरशिप वाले हैं, यहाँ पैसा वालों को रिटर्न करने में हमारा टाइम नहीं लगता है। जो पैसा दे के आते हैं 50,000 रुपया, उनका बैनर वापस, तो आप लोग को तो वापस भेजेंगे तो मैनेजमेंट तो कुछ नहीं बोलेगा कि ठीक है सर जा दीजिए, हमारा कौन पैसा मिला। तो आप लोग के लिए मैनेजमेंट तो स्टैंड नहीं लेगा, है ना। तो पैसा वाला जब चल जाता है बैरन, तो आप सोचिए क्या होगा। तो आपको तो और समझना चाहिए कि भाई स्कॉलरशिप के थ्रू आए हैं और आप एग्जाम करके आए हैं, तो आप में वो सीरियसनेस दिखना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, 8-10 महीना सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल इसको दे दीजिएगा, तो जीवन में इतना बेहतर बन जाइएगा कि फिर आपको किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा। और अगर ये 8-10 महीना खराब कर दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा इधर उधर के चक्कर में, तो फिर पूरा जीवन स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर पूरा जीवन ये करना पड़ेगा। किस बात की जल्दी होती है जी मोबाइल देखने की? पड़ा हुआ नहीं काबिल है कि लोग इंतजार करेंगे ना, कि जब फ्री होगा तब कॉल करेगा, जब फ्री होगा तब मैसेज करेगा। हम किसी के लिए क्यों फ्री हो? हम अपने आप को इतना बिजी रखेंगे कि आप मेरा इंतजार कीजिए, हमको जब टाइम होगा हम करेंगे रिप्लाई। ये क्या हम तो ना पटना के कलेक्टर भी बन गए हैं। जिस दिन कलेक्टर रहेंगे
तो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे एक रिप्लाई से हो सकता है कि पटना में कोई दंगा रुक जाए, पटना में घटने वाली कोई घटना रुक जाए। तो उस लेवल पे पहुंचाने के लिए फिलहाल तो आपको अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। वही मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि समय और समझदारी एक टाइम पर नहीं आता है। अभी होता है ना, कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि यार क्या बोल दिया सर, हम तो एक ही बार मोबाइल देखे थे। भाई ये आदत की चीज़ है, आदत खराब हो जाएगी ना तो पूरा जीवन खराब रहेगा। एक बार इन सब चीज़ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे, टाइम का यूज कीजिए, टाइम के हिसाब से यूज कीजिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा हुआ है किधर कबाड़ा में फोन, क्या दिक्कत है। जब पढ़ के उठेंगे, मन नहीं लग रहा है, उब गए हैं थोड़ा पढ़ते पढ़ते, तो देख लेंगे, कुछ बात कर लेंगे किसी से अगर कोई है लाइफ के अंदर में तो। लेकिन कितना 10-15 मिनट, फिर बात करके फिर फोन को साइड में ऑफ कर दिया, चार्ज में लगा दिया, बंद कर दिया, साइड में फेंक दिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो बीच बीच में थोड़ा ब्रेक जब ले तो यूज कर ले, क्योंकि अभी आपका सबसे बड़ा काम क्या है? पढ़ना, सिलेक्शन लेना, यही सबसे बड़ा काम। इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है। और अगर इससे बड़ा भी अगर कोई काम है तो फिलहाल इस काम को छोड़ दीजिए और उस काम को निपटा दीजिए। वो काम जब हो जाएगा तो इस काम को करिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसको पकड़ना। क्लियर है? टाइम नहीं पकड़िएगा, मैटर आपका जो है सो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखना। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, ईच एंड एवरी वन, इट्स नॉट ओनली समवन। तो यहां ई कुपोषित है, आई क्या है? हेल्दी है। मतलब ई क्या है? इसका हाथ पैर दोनों पतला, अब पेट एकदम इतना में निकला हुआ। कुपोषित बच्चा को देखे होंगे ना, कुपोषित बच्चा का हाथ पैर एकदम पतला रहता है, पेटवा निकल रहता है एकदम, तो क्या है? वो कुपोषित बच्चा है। ये वो है जो बचपने से हेल्दी है, एकदम तंदुरुस्त बच्चा है। अब माता पिता कानून बनाए हुए हैं अपने स्तर पर कि हम अपने बच्चा में भेदभाव नहीं करेंगे। अब इस चक्कर में क्या होगा कि ई तो ताकतवर होते चला जाएगा, ई बेचारा कमजोर होते चला जाएगा। तो अब बताइए कि यहां पर रूल ऑफ लॉ जस्टिस कर रहा है कि इनजस्टिस कर रहा है? इनजस्टिस कर रहा है ना। अब यहां तो माता पिता को चाहिए कि इसको लेके डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से पूछे कि इसको कैसे ठीक कराएंगे। तो डॉक्टर कहेगा कि भाई कुपोषण का शिकार है, इसको हरा सब्जी खिलाइए। डॉक्टर कहेगा कि इसको हॉर्लिक्स पिलाइए, इसको दूध पिलाइए, इसको अंडा खिलाइए, इसको मछली खिलाइए, इसको विटामिन दीजिए, इसको मल्टी विटामिन दीजिए। अब माता पिता को सब करना पड़ेगा। अब जब माता पिता इसको ये सब चीज करेंगे तो इसको क्या लगेगा? इसको क्या लगेगा? इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लगेगा ना। डी को लगेगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ये तो पहले से तंदुरुस्त है, इसको भी अगर और दूध हॉर्लिक्स खिला पिला दे तो मालूम चला कि मोटा के एकदम पता नहीं कोची बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसको नहीं दिया गया बेचारा तो आंधी उंधी में पड़ गया तो उड़ जाएगा कि नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? इसको देना पड़ेगा मल्टीविटामिन। ये जब मल्टीविटामिन देंगे इसको तो यही होगा वास्तव में न्याय। तो इसी स्थिति को कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। जो जैसा हो उसके साथ उसके परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार कीजिए। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और यहीं से निकल के आता है आरक्षण, रिजर्वेशन जो आप देखते हैं वो यहीं से निकल के आता है कि देश का कमजोर समाज, देश का वंचित समाज को रिजर्वेशन मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि वो उसका विकास नहीं हुआ है, वो ताकतवर नहीं है। तो उसको ताकत देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो इसको आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल